नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 24 दिसंबर 2024। स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल है ऑस्कर से रिलेटेड। क्यों है ये सुर्खियों में? भारत की ओर से एक मूवी जिसका नाम है लापता लेडीज, इसे ऑस्कर के लिए भेजा गया था। किसी भी देश की कोई मूवी होती है, वहाँ की जूरी के द्वारा उसे ऑस्कर के लिए भेजा जाता है। बाद में उस मूवी को ऑस्कर की जूरी के द्वारा फाइनल राउंड के लिए नॉमिनेट किया जाता है। तो भारत की ओर से जो लापता लेडीज है इसको भेजा गया था ऑस्कर के लिए, बट वहां जाके इस मूवी को ऑस्कर की जो फाइनल लिस्ट थी उसे बाहर निकाल दिया है। अब ये तो मूवी है लापता लेडीज, इसमें हमें क्या चर्चा करनी है, हमारे एग्जाम में ये क्या काम किए। देखो, इसमें जो डिटेल थी आर्टिकल में वो तो थी मूवी से रिलेटेड। मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो हमारी किसी काम की नहीं थी, बट आप इस मूवी को जरूर देखना। इसमें जो बताया गया है ना वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो कल्चर की बात की गई है, घूंघट प्रथा है, महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी अच्छा संदेश दिया गया है। वैसे ये मूवी काफ़ी अच्छी है, बट कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये मूवी इतनी भी अच्छी नहीं है कि इसे ऑस्कर के लिए भेजा जाए। तो कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसे ऑस्कर के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए था, बट हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में काम का नहीं। जो हमारे एग्जाम में काम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। हम तो खाली एग्जाम में जो काम की चीज़ है उसे ही देखते हैं। भाई हमें तो परीक्षा निकालनी है, परीक्षा ही नहीं निकलेगी तो मूवी का करेंगे क्या। चलते हैं दूसरे आर्टिकल की ओर। दूसरा जो हमारा आर्टिकल है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित है। सबसे पहले ये क्यों है चर्चा में, क्यों भाई चर्चा में, क्या कारण हो गया है? देखो, कारण ये हुआ है, एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, एक रिपोर्ट रिलीज हुई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या कमियां हैं और क्या सुधार किए जा सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंटों को हाईलाइट्स किया गया है, तो हम उस पॉइंट्स को देखेंगे, किन किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, क्या प्रॉब्लम है और उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। ये सब चीजें हम इस आर्टिकल के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले बात करें इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। इस रिपोर्ट में भारत के जो एजुकेशन का सिस्टम है, हमारे जो शिक्षा का तंत्र है, उसको वेस्टर्न वर्ल्ड के जो शिक्षा का सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम है, उससे कंपेयर किया गया है। तो किस प्रकार की तुलना हुई है देखो, इस आर्टिकल में बताया गया है वेस्टर्न वर्ल्ड में है ना, जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, जो 12th पास आउट होते हैं और 12th से ग्रेजुएशन के बीच के जो स्टूडेंट है, उनको एक दिन में कितने घंटे स्कूल में स्पेंड करने पड़ते हैं या एक दिन में कॉलेज में कितने घंटे स्पेंड करने पड़ते हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक दिन में 4 घंटे स्पेंड करने पड़ते हैं, 3 से 4 घंटे हैं वो कॉलेज में स्पेंड करने पड़ते हैं। भारत में ये आंकड़ा कितना है? भारत में 6 से 7 घंटे तक एक स्टूडेंट को स्कूल में या कॉलेज में स्पेंड करने पड़ते हैं। अंतर कितना है वीकली? वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन कंट्रीज है, यूएसए है, यहाँ पर 10 घंटे, मैक्सिमम 10 घंटे हैं वो एक स्टूडेंट को कॉलेज में स्पेंड करना पड़ता है। और ये आंकड़ा भारत में कितना है? भारत में किसी भी स्टूडेंट को अगर वो अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है, वो ग्रेजुएशन में कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसको 20 से 25 घंटे है वो स्कूल में वीकली स्पेंड करने पड़ते हैं। ठीक है, आपके मन में एक पॉइंट आया होगा कि भाई इसमें ये तो बातें की जा रही, क्या फर्क पड़ता है कितने घंटे स्पेंड करें, इससे फर्क क्या पड़ता है, क्या ये हमारा सिस्टम अच्छा है या उनका सिस्टम अच्छा है? तो इस आर्टिकल में बताया गया है वेस्टर्न वर्ल्ड का सिस्टम अच्छा है, क्योंकि वहां पे एक स्टूडेंट है उसको 3 से 4 घंटे ही केवल कॉलेज में स्पेंड करने पड़ते हैं, बाकी टाइम वो घर पे रहता है, फ्री रहता है। और हमारे यहाँ पे 6 से 7 घंटे उसको कॉलेज में स्पेंड करने पड़ते, तो वो पूरे दिन कॉलेज में बिजी रहता है। तो आप कहोगे 6 से 7 घंटे तो नॉर्मली तो है, इसमें क्या ही फर्क पड़ गया, हम तो 10-10 15-15 घंटे पढ़ते हैं, वीकली 20 घंटे तो नॉर्मल चीज़ है ही क्या बट ये आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप कोचिंग वगैरह में जाते हो ना, तो वहाँ मैक्सिमम कितने 4 घंटे 5 घंटे तो देते हो ना,
और आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी लेवल एग्जाम की, वहां पे इतना दिया रहा है। यहाँ पे जो आर्टिकल है वहां उसमें बात हो रही है कॉलेज लेवल पे। वो लड़का है वो कॉलेज में जा रहा है, कॉलेज में देखो पढ़ाई कैसी होती है। कॉलेज में आप गए होंगे तो आपको पता होगा, वहां पर या तो आपको सेम दिए जाते हैं, कोई असाइनमेंट वगैरह करने को, सॉल्व करने को दिए जाते हैं, असाइनमेंट करके आओ, होमवर्क करके आओ, ये चीजें होती है। ठीक है, दूसरी क्या चीजें, रट्टा मार होती है, कुछ भी रट्टा मारो जिंदाबाद, याद करो चीजें जिंदाबाद। कोई भी लर्निंग पे फोकस नहीं होता, कोई चीज सीखने पर फोकस नहीं किया जाता है। तो इस आर्टिकल में मेन पॉइंट यही है कि वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोपियन यूनियन है, यूएस है, वहां पर जो ज्यादा फोकस किया जाता है वो लर्निंग पर फोकस किया जाता है, वहां पर स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, नई नई चीजों को सीखने पर फोकस किया जाता है, असेसमेंट पर फोकस किया जाता है। हमारे यहाँ पर ओनली रट्टा मार पर फोकस किया जाता है। बच्चे को सिखा दिया जाता है कि आपको ये चीज याद करके आनी है, ज्यादा चीजें याद करने को दी जाती है, तो बच्चे का फोकस वही होता है कि अपना काम करो, होमवर्क करो और रट्टा मार के काम पूरा चला लो। तो काम निकालने की सोचता है, वो स्व मूल्यांकन नहीं कर पाता है। तो इस आर्टिकल में इस प्रकार की बातें डिस्कस की गई है। देखो हमारे यहाँ पे ये देखो यहाँ पे जिक्र किया गया है कि हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन में 5 बुक्स का सिलेबस होता है। ठीक है, और 4 से 5 घंटे वीकली, 20 घंटों से ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और यूएस में ये कितना है, यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड में यहाँ पे 4 बुक्स होती है, 3 घंटे और 10 घंटे से 12 घंटे उनको स्पेंड करने पड़ते हैं वीकली। ये अंतर देखा जाता है। भारत से 8 घंटे हैं वो कम वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं। इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पर ओवरलोड हो जाता है क्लासरूम के टाइम का। क्लासरूम का जो टाइम होता है वो स्टूडेंट पर ज्यादा होता है। स्टूडेंट 10 घंटे अगर क्लास में ही रहेंगे तो वो घर आके थके हारे आएंगे, घर आके सो जाएंगे। क्या वो सेल्फ स्टडी करेंगे, वो नहीं करेंगे। क्या वो कुछ नई नई चीजें सीखेंगे, नहीं सीखेंगे। क्या वो ग्रुप डिस्कशन करेंगे, वो ग्रुप डिस्कशन नहीं करेंगे। क्या वो नए नए आइडियाज सीखेंगे, वो नए नए आइडियाज नहीं सीखेंगे। क्या वो इनोवेशन करेंगे, वो नई इनोवेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास में इतनी कैपेबिलिटी बचेगी नहीं। वो रटने पे फोकस करेंगे, वो होमवर्क करने पर फोकस करेंगे, वो असाइनमेंट पर फोकस करेंगे, वो नए नए आइडियाज है वो नहीं सीखेंगे। ये फोकस किया जाता है। तो क्लासरूम का जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद में मूल्यांकन की विविधता में कमी है। भारत में है ना, एजुकेशन सिस्टम में बच्चा खुद का मूल्यांकन नहीं कर पाता है। हमारे यहाँ पर मूल्यांकन कैसे होता है, टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। आपका टेस्ट लिया जाएगा, अगर आपके 10 में से 10 नंबर आते हैं इसका मतलब आप अच्छे पढ़ रहे हो। पर टेस्ट में क्या पता उस लड़के ने चीटिंग कर ली हो, क्या पता वो रट के आया हो। जैसे कि आपको है ना, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, ये ले लिया एमसीक्यूज है, भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है। फिर 4 ऑप्शन दे दिया आपको, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। अब आपने इतना तो पढ़ा था, अब आपके सामने ऑप्शन भी पढ़े तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा, यार ये तो हमें पढ़ा ही है, दिल्ली सामने देख भी रहा है, तो चारों में से एक ही तो चीज सोचनी है। आपके सामने सब कुछ थाली में परोस तो दिया गया है, आपको और करना क्या है। ऐसे नहीं कि यूपीएससी लेवल के प्रीलिम के क्वेश्चन फंसा दिए जो सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं। और अच्छी बात क्या है, यूपीएससी में लिखना पड़ता है, तो लिखना एक अच्छी क्वालिटी डेवलप कर सकता है। तो हमारे यहाँ पे असाइनमेंट दिए जाते हैं, जो टेस्ट होते हैं वो भी ज्यादा लिखने पर फोकस नहीं किए जाते, स्व मूल्यांकन पर फोकस नहीं किया जाता है। तो मूल्यांकन का जो तरीका है, मूल्यांकन का तरीका यही है, ओनली रट्टा मारो, टेस्ट दो, नंबर आओ, आपका मूल्यांकन हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई चीज लिखने बैठो, ठीक है, कोई चीज लिखोगे तो आपको ज्यादा जोर आएगा, आपको सोचना पड़ेगा। सोचोगे तो आपका दिमाग है विकसित होगा, आपका माइंड विकसित होगा, नई नई चीजें सोचोगे आप, नए नए आइडियाज आएंगे। तो ये काफी अच्छा चीज देखने को मिलता है मूल्यांकन। बट भारत में स्टूडेंट है वो खुद का मूल्यांकन नहीं करवा पाते हैं। इसके अलावा जो एजुकेटर है उनकी भी कमियां देखी गई है। क्या चीजें देखी गई है यहाँ पर है ना, एजुकेटर के बारे में बात करें तो एजुकेटर है वो भी 20 से 25 घंटे हैं वो कॉलेज में टाइम स्पेंड करते हैं। उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है, अलग अलग क्लासों को पढ़ाना है, अलग अलग बुक्स पढ़ानी है, तो उन पर बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होने से क्या होगा, क्या वो पाठ्यक्रम को, सिलेबस को अपडेट कर पाएंगे, वो सिलेबस को अपडेट नहीं कर पाएंगे। क्या वो रिसर्च को बढ़ा पाएंगे कि भाई हाँ इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, इनोवेटिंग तरीके से, लर्निंग तरीके से फोकस किया जाता है, बच्चों को स्किलफुल सिखाया जाए, बच्चों को इंटरेस्टिंग बना के चीजें सिखाई जाए, वो चीजें वो बताएगा ही नहीं। भाई इतना कहाँ टाइम रहेगा, उसको 10-10 घंटे यही काम करना है, ठीक है, सेम चीजें पढ़ानी है। आज आए करंट अफेयर पढ़ा है, वही जाओ सो जाओ, तो वह ना बोझिल हो जाता है। उसको ऐसे लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो वो नई नई चीजें सीखेगा, आपका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, यार हम क्यों पढ़ रहे हैं।
वही चीज़ है। तो इस आर्टिकल में ऐसी बातें की गई है कि स्टूडेंट पे भी ज़्यादा बोझ है, क्लास के टाइम का है, नई नई सब्जेक्ट पढ़ने का है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने का है, टीचर पे भी सेम बोझ है। तो वो नई नई इनोवेशन आइडियाज़ पे काम नहीं कर पाते, नई नई चीज़ें वो सीख नहीं पाते, तो वो मूल्यांकन नहीं करवा पाते हैं, वो चीज़ें बता नहीं पाते हैं, वो इनकी लर्निंग प्रोसेस है वो रुक जाती है, वो असेसमेंट कर नहीं पाते। तो ये एजुकेशन सिस्टम की कमी है। एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें सुधार करनी चाहिए, स्किल सिखाने पर ध्यान दिया चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो स्किल सिखाओ। लर्निंग कैसी हो? लर्निंग इंटरेस्टिंग हो। आप कुछ सीख रहे हो तो आपको मन करे यार मज़ा आ रहा है भाई यार, जैसे मैं आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो यार मज़ा आ रहा है भाई, क्या एक एजुकेशन पॉलिसी संबंधी का आर्टिकल आया है उसमें कुछ बातें करिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम खराब है, कुछ कुछ कमियां बताइए, कमियां हैं कि हमारा टाइम ज़्यादा लगता है क्लासों में, इस प्रकार से एक मज़ा आ रहा है, कुल मिला के हम पढ़ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं यार, इस प्रकार की पढ़ाई हो ताकि इंटरेस्ट हो। तो वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है ना, वही कमी देखी गई है। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल है भाई, वही मैं कहूँगा रटने पड़ेंगे, रटने में समझ लो, देखो बार बार आर्टिकल आते हैं। ये है ना आर्टिकल किससे संबंधित कि हमारे संविधान में शिक्षा है ना, एजुकेशन, उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इस प्रकार का कुछ भी हो, या प्रीलिम में क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वहां पर आप लिख सकते हो। आर्टिकल 45 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें 45 क्या कहता है? फ्री एजुकेशन के बारे में बात करता है, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, ये डीपीएसपी के अंतर्गत है। फिर आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A क्या कहता है? आर्टिकल 21A कहता है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करो, ये आर्टिकल 21A कहते हैं। बट ये जो आर्टिकल 21 है ना, ये बाद में जोड़ा गया था 1982, सॉरी 86 ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 86 था ना, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, उसके तहत इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, इसे ऐड किया गया था। तो 21A 21A इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात की गई है। फिर 15 ये भी शिक्षा के बारे में बात करता है, 46 ये डीपीएसपी का है। फिर 25 से 28 ये धार्मिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं। 29 ये धार्मिक जो शिक्षा होती है ना उसके प्रशिक्षण, उनके संरक्षण के बारे में बात करता है। तो ये सारे आर्टिकल दिए गए हैं, ठीक है। इन आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। और हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है, 51A फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवाएं, ये हमारा कर्तव्य भी है, ठीक है। इससे संबंधित एक राइट टू एजुकेशन एक्ट भी लाया गया है, RTE। ये अमेंडमेंट कौन सा था? ये अमेंडमेंट 86 था, 86 अमेंडमेंट 2002 का था, इसके तहत इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट भी है, इसमें भी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात की गई है। तो ये एक वैधानिक अधिकार पे बन चुका है। तो ये पूरी से रिलेटेड बात की गई है। असेर रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। असेर रिपोर्ट जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है, भारत में एजुकेशन का सिस्टम कैसा है उसके अकॉर्डिंग ये रैंक करती, तो असेर रिपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आर्टिकल है, ये हेल्थ कवरेज से रिलेटेड है, बट इसमें कोई है ना अच्छे पॉइंट है नहीं, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड से रिलेटेड है। क्यों है सुर्खियों में? सुर्खियों में इसलिए है, सेंट्रल जो होम मिनिस्टर है ना हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ पर फिर से जो संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था है, प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम, इसको वापस लगा दिया जाएगा। तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम ये क्या होता है, क्यों इन 3 रीजन में लगाया जा रहा है, ये लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले है ना आप एक चीज देख लो, ये है इंडिया का मैप, पूरा नहीं है बस इतना समझ लो अभी, ये नॉर्थ ईस्ट का, बस सही है गलत है देखो, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है। यहाँ पर है मिजोरम है, यहाँ ऊपर है मणिपुर, यहाँ है नागालैंड, यहाँ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। ये मैप आपको समझ में आ गया। ये है ब्रह्मा म्यांमार, ठीक है। यहाँ पर है बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, ये मिजोरम, ये मणिपुर, इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये है नागालैंड, ये है ना, इससे पहले गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ अलग अलग लाओस है, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार है, सिंगापुर है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ड्रग्स की बहुत ज़्यादा वो प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर ड्रग्स का बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और उसको इंडिया भेजा जाता है मणिपुर, मिजोरम के थ्रू। पहला चैलेंज क्या देखने को मिलता है? ड्रग्स तस्करी, ये चैलेंज देखने को मिलता है। दूसरा, ऊपर ये चाइना है यहाँ पर, ठीक है। ये जो मणिपुर मिजोरम है, यहाँ की अभी स्थिति क्या है, यहाँ पे अभी इंसर्जेंसी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, इंसर्जेंसी बहुत ही ज़्यादा है। इंसर्जेंसी होने से क्या होता है? इंसर्जेंसी होने से ये हो रहा है कि
आपसी तनाव की वजह से यहाँ पर अशांति फैली हुई है। अशांति फैलने से यहाँ पर भारत की जो सरकार है उसके लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। तो पहला चैलेंज है यहाँ पे ड्रग्स तस्करी आती है। दूसरा इंसर्जेंसी, अशांति, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम है, देखो बांग्लादेश में दिक्कत चल रही है, आपको पता ही होगा ये बांग्लादेश है। यहाँ पे दिक्कत क्या चल रही है, यहाँ पे अभी सैन्य रूल है और दिक्कतें चल रही है, आपस में लोगों को मारा जा रहा है। तो लोग भग के कहाँ जा रहे हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर म्यांमार में यहीं पे तो दिक्कत चल ही रही है। तो यहाँ से रोहिंग्याज मुस्लिम है वो आसपास के देशों में चले जा रहे हैं, तो वो भी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो तीसरी चैलेंज है जो रिफ्यूजी है ना वो आ जाते हैं, तो ये चैलेंज देखने को मिलता है। चौथा, चाइना यहाँ से जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे? हथियार प्रोवाइड करता है, ठीक है, पैसे प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। इनके थ्रू जो ये इंसर्जेंट ग्रुप है ना ये भारत पर अटैक करते हैं, जो हमारी सैन्य फोर्सेस है उन पे अटैक करते हैं। हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके लिए ये घातक सिद्ध हो रहे हैं। तो ये सारे चैलेंज है देखने को मिल रहे हैं। तो चैलेंज क्या क्या देखने को मिले हमें चैलेंज देखने को मिल रहे हैं, ये जो नॉर्थ ईस्ट में मुख्यतः मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड है, ये जो 3 राज्य हैं यहाँ पर इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे जो बाहरी ताकतें हैं लाइक चाइना है, ये सब यहाँ पे इंसर्जेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है और फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी वजह से भारत की जो फोर्सेस है उन पर अटैक करते हैं और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ये काफ़ी दिक्कतें पैदा कर रही है। इन सबको देखते हुए, ठीक है, भारत सरकार ने यहाँ पर संरक्षित प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम को लागू कर दिया है। देखो पहले आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमने देख ली है। अब हम समझेंगे ये प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम होता क्या है। यहाँ पर है ना, ये हमने देख ली नॉर्थ ईस्ट के रीजन, यहाँ किसी भी व्यक्ति को घूमने जाना होता है, तो घूमने जाने के लिए एक परमिट, पहले क्या होता था, परमिट की आवश्यकता नहीं थी। ये प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम है, इसको हटाने से पहले है ना, पहले ये लागू था 2005-06 तक लागू था, फिर इसको हटा दिया गया था कि वहाँ पे भाई टूरिज्म बढ़े तो यहाँ पे इकोनॉमी डेवलप होगी, तो इसको हटा दिया था। बट वापस दिक्कतें पैदा हुई तो इसको वापस लागू कर दिया प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम को। तो किसी भी टूरिस्ट को यहाँ पे घूमना जाना है नॉर्थ ईस्ट में, कोई बाहरी विदेशी है टूरिस्ट, उसको घूमने जाना है तो उसे गवर्नमेंट के पास ही परमिट लेना होगा। प्रोटेक्टेड एरिया जो ये प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम, इसके अंतर्गत एक परमिट आता है, उसको कहा जाता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, PAP। ये लेना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास से। PAP लेने के बाद ही आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में घूमने जा सकते हो। तो प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम, संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था, ये एक प्रकार का परमिट सिस्टम है। इसके अगर ये लागू है तो वहां पर कोई विदेशी नागरिक है वो बिना किसी परमिशन के घूमने नहीं जा सकता है। ये लगने के बाद में अगर ये किसी भी क्षेत्र में लग जाता है तो परमिशन के लेने के बाद ही आप वहां पर घूमने जा सकते हो। किसी भी काम के लिए वहां पे जाना है आपको तो ये इसके लिए परमिट लेके ही आप जा सकते हो। तो ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन है उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसे 14 साल बाद में लगाया गया, पहले इसे हटा दिया गया था बीच में 2006 से, और गवर्नमेंट ने कहा था 2022 में कहा था कि इसको 2029 तक हटा देते हैं। बट अभी जिस प्रकार के चैलेंज देखने पड़ रहे हैं, जो चैलेंज देखने को मिल रहे हैं, जो मणिपुर की स्थिति है उस सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने इसे वापस इम्पोज कर दिया है। तो आपको प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम समझ में आ गया होगा क्या है। इसे कौन लागू करता है? इसे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर के द्वारा लागू किए जाते हैं, ठीक है। 2010 में था, फिर 2022 से इसे छूट दे दी गई थी 27 तक, बट अभी जो स्थिति है उसे देखते हुए इसे वापस लगा दिया गया है। ये एक ऑर्डर के द्वारा लागू होते हैं, ये इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है, न संविधान में कोई प्रावधान है। इसके द्वारा, इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, विदेशी संरक्षित आदेश, विदेशी फॉरेन एरिया, ये देखो विदेशी फॉरेनर प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958। ये एक ऑर्डर पारित किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और इस ऑर्डर के तहत ही प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम को नियंत्रित किया जाता है, गवर्न किया जाता है। तो आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि अभी क्या हुआ है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम लागू कर दिया है। इसके बाद में से किसी भी फॉरेनर को अगर यहाँ पे घूमने जाना है तो उसे परमिट लेना होगा। इस परमिट को प्रोटेक्टेड एरिया परमिट कहा जाता है, PAP कहा जाता है। ये जो PAR है, प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम, ये गवर्नमेंट के एक आदेश के तहत गवर्न होता है। आदेश कौन सा है? फॉरेनर प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर, ठीक है, फॉरेनर प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 का ये ऑर्डर है। इसके तहत इसे गवर्न किया जाता है, इसी के तहत ये काम चलता है। लागू कौन करता है? होम मिनिस्ट्री के द्वारा लागू किया जाता है। क्यों लागू किया है?
ताकि वहां पर जो इंसर्जेंसी है उसे कम किया जाए और जो वहां पे फंड वगैरह मिलते हैं उसे रोका जाए। ठीक है, उन पे लगाम कसने के लिए इसे लागू किया गया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इससे अगर फॉरेनर को जाना होगा तो परमिट सिस्टम लेना ही होगा, उसके बाद में यहाँ फॉरेनर जा सकते हैं। तो सिंपल सा आर्टिकल है, आपको समझ में आ गया होगा। पुनः लागू कर दिया, सुरक्षा संबंधी चिंता है, नीति वापसी का प्रभाव क्या होगा? प्रभाव यही होगा कि वहां पर पर्यटन वगैरह है वो अब कम हो जाएगा। किसी व्यक्ति को जाना है तो उसे परमिशन लेके ही जाना होगा। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल था। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आसाम से रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट का ये भी आर्टिकल है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो सिटीजनशिप की बात हो रही है। तो पहले हम ये पूरा मुद्दा समझ लेते हैं क्या। देखो, फिर से मैप बनाना पड़ेगा, मैं बहुत घटिया बनाता हूँ मैं। ये समझ लो आप, नॉर्थ ईस्ट का मैप है। ठीक है, यहाँ पर है आसाम हमारा। ठीक है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये मेघालय, और यहाँ पर है ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। ठीक है, अब दूसरी पेन लेते उससे समझेंगे, नहीं तो पेन एकटा हो जाती है। एक तो मैप अच्छा बनाता हूँ, ऊपर से पेन एकटा हो जाती है, समझने में दिक्कत आती है। ये बांग्लादेश है। ठीक है जी। अब 1971 1971 क्या हुआ था? ये है पाकिस्तान। इसे कहा जाता, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था बांग्लादेश को, क्योंकि ये ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान का भाग था। अब यहाँ पे उर्दू थी और यहाँ पे थी बांग्ला भाषा थी। अब इन दोनों के आपस में बनता नहीं था, तो ये पाकिस्तानी इस बांग्लादेश वालों को परेशान करते थे। ठीक है, काफी मारकूट होती थी। ऐसा कहा जाता है कि 1971 से पहले 7 लाख है जो बांग्लादेशी भाग के असम और दूसरे दूसरे एरिया में चले गए थे। 30 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पर मारा गया था। एक आंकड़ा है, 30 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पे मारा गया था। ऐसी हुई थी 1971 से पहले। फिर क्या हुआ? वॉर हुई, 71 से कई लोगों को मारा गया, तो ये भाग के कहाँ चले गए? ये भाग के चले गए मोस्ट ऑफ अन्य राज्यों में भी गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा गए थे वो असम में गए थे। ठीक है, असम की लोकेशन भी अच्छी थी, तो सबसे ज्यादा वो असम में चले गए। तो आपको ये बैकग्राउंड समझ में आ रहा है? बांग्लादेश में वॉर हुई, बांग्लादेश में वॉर हुई तो लोग प्रताड़ित हुए, वो भाग के कहाँ चले गए? वो भाग के आसाम में चले गए। ठीक है, आसपास के और राज्यों में भी गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा गए वो आसाम में गए। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब आसाम में क्या चल रहा था? 1966 से ये स्थिति बन गई थी 1971 तक। लाखों संख्या, वैसे तो 1947 से आने लग गए थे, लेकिन इसके बीच में लाखों संख्या में जो है बांग्लादेशी है वो आसाम में चले गए थे। अब जो आसाम में लोकल भाषा कौन सी? उनकी असमिया है। ठीक है, असमी भाषा है, लेकिन यहाँ पे जो बांग्ला भाषा थी उनका वर्चस्व बढ़ने लग गया। इससे जो असम के लोग हैं उनको खतरा लगने लगा कि हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है वो संकट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बांग्ला भाषा के लोगों की संख्या बढ़ रही है। संख्या बढ़ने से हमारा जो है ना कल्चर वो खत्म हो जाएगा, इनका वर्चस्व यहाँ पे स्थापित हो जाएगा। तो इसके खिलाफ असम के जो लोकल लीडर थे, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, ठीक है, अलग अलग संघ थे, उन्होंने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। असम की गवर्नमेंट ने भी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को बार बार बोला कि ये जो यहाँ पे असम में बाहर से लोग आ रहे हैं, रिफ्यूजी आ रहे हैं, इनको वापस भेजो और यहाँ से इनको भगाओ। काफी लंबे समय तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किए, मार्च निकाले, हिंसाएं हुई। इन सबको देखते हुए फाइनली कब 1985 में 1985 में राजीव गांधी तब पीएम थे। तो राजीव गांधी जब पीएम थे तो आसाम गवर्नमेंट, ठीक है, असम में और जो पॉलिटिकल लीडर थे, जो भी यूनिवर्सिटी के जो भी थे ना मेंबर, ठीक है, वो एनजीओ वगैरह सब, प्लस सेंटर की ओर से थे राजीव गांधी पीएम, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, इनके बीच में एक हस्ताक्षर होते, एक समझौता होता है। इस समझौता को कहा जाता है आसाम अकॉर्ड। आसाम समझौता कहो या आसाम अकॉर्ड कहो। कब हुआ था ये हुआ था 1985 में। तो आसाम अकॉर्ड है वो किस किस के बीच में? आसाम की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हुआ था। कब हुआ था ये? 1985 में। इसके कुछ पॉइंट है वो आप याद रखना। पहला पॉइंट, क्या क्या बातें यहाँ पे इस समझौते में हुई थी? तो यहाँ पे पहली हुई थी 1 जनवरी 1966। 1 जनवरी 1966 से पहले कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आया हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कहीं से भी आया हो, अगर वो असम में आया है 1 जनवरी 1966 से पहले कोई भी व्यक्ति अगर असम में आता है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी भारत की। पहला पॉइंट, उसे वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, वोटिंग राइट मिल जाएगा। दूसरे जितने भी राइट है वो मिल जाएगा। यानी कि 1 जनवरी 1966 से पहले अगर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी असम में आकर बसा है, उसे पूरी तरह से असम की पूरे भारत की नागरिकता, वोटिंग राइट और जो भी राइट है वो सारे मिल जाएगी। कब तक? 1966 तक। ठीक है जी।
दूसरी डेट क्या निकली, दूसरी निकली मार्च, दूसरी मिली मार्च 1971। अब इस दौरान 66 से मार्च के बीच में काफी लोग वो बढ़ गए थे, 66 से 71 के बीच में काफी लोग है वो सब में जाके बसने लगे थे। तो दूसरी डेट निकली है, पहली तो 66 तक तो जो भी आया वो डायरेक्ट नागरिक बन जाएगा, उसको सारे अधिकार दे दिए। फिर इन्होंने कहा ये परमिट डेट है, इसको याद रखना 1966 है, ये परमिट डेट है, इससे पहले पहले जो भी आया वो परमिट मिल गया उनको। फिर मार्च 1971 तक जो भी आया है उनको नागरिकता मिलेगी, नागरिकता यस, सिटीजनशिप मिलेगी यस, पहला पॉइंट। दूसरा, इनको दूसरे राइट मिलेंगे, दूसरे राइट यस, दूसरे राइट मिलेंगे, बट इनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। तो दूसरा सिस्टम ये था कि 1966 तक जो भी आए परमिट डेट तक उनको वोटिंग राइट, नागरिकता, सारी चीजें मिलेगी। बट 66 से 71 के बीच में जो जो लोग आए हैं उनको नागरिकता तो मिलेगी बट उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगी, क्योंकि इस समय लाखों लोग आए थे, उनको अगर वोटिंग राइट दिया तो वहां पर उनका कब्जा हो जाएगा और असम की संस्कृति वो खतरे में आ जाएगी। इस प्रकार का तर्क देते हुए 71 तक आने वाले लोगों को वोटिंग राइट से वंचित कर दिया। उसके बाद में कहा गया 1971 के बाद में ये जो डेट है इसके बाद में कोई भी असगर असम में आया है तो उसे ना तो वोटिंग राइट मिलेगा ना सिटीजनशिप मिलेगी, उसके साथ साथ उनको वापस अपने देश में भेजा जाएगा। इस प्रकार की शर्त रखी गई। 3 डेट याद रखना, 1966 की डेट थी 1 जनवरी 1966 जो कि परमिट डेट थी, उससे पहले आया उनको सिस्टम मिल गया, उनको वोटिंग, नागरिकता, सारी चीजें मिल गई। 71 तक जो भी आया उनको वोटिंग के अलावा सब चीजें मिलेगी। 71 के बाद जो भी आया उनको वापस भगा दिया जाएगा, उनको कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, ताकि किसी भी प्रकार से असम की जो संस्कृति है, कल्चर है, उन्हें बचाया जा सके। इस प्रकार की इस सिटीजनशिप जो कानून है उसमें ये बातें हुई थी। अब बात करते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड संविधान में क्या प्रावधान है। हमारे देखो 6 से 11 तक के जो आर्टिकल है वो है नागरिकता से संबंधित। 6 से 11 तक के जो कानून है, 6 से 11 तक से जो भी अनुच्छेद है वो नागरिकता, सिटीजनशिप से संबंधित है। फिर 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, 35 से 51 तक डीपीएसपी, 35 से 51 तक डीपीएसपी, और 51A ये है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। तो ये 4 भाग याद रखना, भाग 2, 3 फंडामेंटल राइट, 4 डीपीएसपी और 4A वो है फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये 4 भाग है, ये रिलेटेड ही है। तो नागरिकता के बारे में जो प्रावधान है वो 6 से 11 तक के आर्टिकल में दिया गया है। और नागरिकता से संबंधित संविधान में कानून भी, एक अलग से कानून भी बनाया गया है। पार्लियामेंट के द्वारा नागरिकता से रिलेटेड एक कानून भी बनाया गया है। इस कानून में कहा गया है, वैसे ये जो संविधान का अनुच्छेद 11 है इसमें भी कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है वो करने के लिए संविधान के पार्लियामेंट के पास में पूरी ताकत है। पार्लियामेंट कोई भी एक्शन ले सकती है। नागरिकता से संबंधित, नागरिकता किसी की छोड़नी हो, घटानी हो, बढ़ानी हो, जो भी नागरिकता से संबंधित नियम बनाने हो उसकी पूरी पावर है वो पार्लियामेंट के पास में। पार्लियामेंट किसी भी तरीके का फैसला ले सकती है, इसके लिए पार्लियामेंट पूरी तरह से स्वतंत्र है। न्यायिक कोर्ट वगैरह उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इस प्रकार की बात की गई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट ने एक अधिनियम बनाया है, वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, अब अभी जो मुद्दा आया है इसमें बात आई है, ये जो अधिनियम है ना, नागरिकता का अधिनियम, इसकी धारा 6A, इसके खिलाफ पूरी बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। ये जो पिटिशनर है जिसने पिटीशन दर्ज करवाई, उनका कहना है ये धारा 6A वो गलत है, वो भेदभावपूर्ण है। कैसे भेदभावपूर्ण है? एक और आप बात करते हो, पूरे भारत के नागरिक हैं, उनके लिए एक सिटीजनशिप होगी, एक ही देश का सिटीजन होगा वो इंडिया का, उसके लिए ड्यूअल सिटीजनशिप, डबल नागरिकता का कोई भी प्रावधान भारत में नहीं है। ठीक है, ये बात करते हो। दूसरा ये कहते हो भारत में नागरिकता किस प्रकार से अर्जित की जाएगी, इसके लिए पूरे देश में समान नियम है। पर जब आप बात करते हो असम की, तो वहां पर आप असम अकॉर्ड को लाके अलग अलग चीजें करते हो, असम के लिए ही नियम चेंज हो जाते हैं। तो आप ये भेदभाव कर रहे हो, जहां आप पूरे देश में अलग नियम चला रहे हो वहीं आसाम में है आप अलग नियम चला रहे हो, तो ये एक भेदभावपूर्ण निर्णय हो जाता है। ठीक है, तो इस धारा जो 6A है ना, 6A सेक्शन, इसके खिलाफ पूरी बहस चल रही है। इसके अलावा जो पिटिशनर है जिसने पिटिशन दर्ज की है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है ना उसमें भी विरोधाभास पाया है, इससे भी कॉन्ट्राडिक्टरी पाया है। विरोधाभास कैसे पाया है? ये जो पिटिशनर है इसका कहना है, जो इनका कहना है
कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बयान दिए। क्या है पहला बयान? क्या है? पहले बयान में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 का हवाला दिया, अनुच्छेद 14 का हवाला दिया है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 है ना हमारे संविधान का अनुच्छेद 14, उसमें बात की गई है किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, लिंग, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी जगह के आधार पर, धर्म, जाति, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात की गई है आर्टिकल 14 में। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये देखो भेदभाव तो नहीं करना चाहिए, परंतु क्या है कि असम में है ना बाहर से बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। बाहर से लोग आने से असम की जो कल्चर है, असम की जो संस्कृति है वो खतरे में आ गई है। ठीक है, बाहर से ज्यादा लोग आ गए हैं, इससे आसाम की जो संस्कृति है वो खतरे में आ गई है। इस वजह से आसाम है वो भेदभाव कर सकता है। आसाम अगर चाहे तो किसी भी व्यक्ति को वोटिंग राइट से वंचित रख सकता है, क्योंकि वो अपनी राइट, अपने जो लोग हैं, अपनी संस्कृति है उसको बचाए रखना चाहता है, और अपनी संस्कृति, अपने जो कल्चर है उसको बचाने के लिए वो इस प्रकार के जो कानून लाता है, इस प्रकार के नियम बनाता है, तो वे भेदभावपूर्ण नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी लाइन बोली है कि आसाम है वो आर्टिकल 14 के तहत अगर भेदभाव करता है तो आसाम को कुछ नहीं कहा जाएगा, उसे इनवैलिड करार नहीं दिया जाएगा, बिकॉज क्योंकि वहां पर बाहरी लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उनका प्रोटेक्शन, अगर अपनी संस्कृति को बचाना है तो इस प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति जरूरी है। वो नीति भेदभावपूर्ण बनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहली लाइन ये बोली। दूसरी लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमारा जो संविधान का अनुच्छेद है 29, वो बात क्या करता है? वो बात करता है अपने कल्चर को बचाने की, अपनी संस्कृति को बचाने के बारे में बात करता है। तो असम के लोगों के पास में भी अधिकार है कि अपने संस्कृति और कल्चर को बताए। पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं वो किसी भी प्रकार से असम की संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। चूंकि हमारा देश है वो विविधता, डाइवर्सिटी को प्रमोट करने वाला देश है। तो अगर कोई देश में बाहरी लोग आते हैं या असम में कोई बाहरी लोग आते हैं तो असम की जो विविधता है उसे प्रमोट करेंगे, असम की डाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगे। तो इससे असम को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, असम की संस्कृति को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। ये 2 बात करिए। तो एक साथ सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि असम को खतरा है, दूसरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि खतरा नहीं है। तो कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है? ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है। ये किसका कहना है? ये कहना है पिटिशनर का कहना है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं भाई, मुझे दोषी मत ठहराना। ये जो पिटिशन जिसने दी है उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विरोधाभास तर्क दे रहा है। ये बात तो थी उसकी। अब जो है ना लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारा आसाम है वो डाइवर्स है, ठीक है, वो अलग अलग लोगों को एक्सेप्ट करने वाला है। तो असम की संस्कृति, कल्चर को किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो असम में अगर इस प्रकार से लोग आ रहे हैं तो वो खतरा नहीं, उनको अधिकार दे दिया जाना चाहिए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे पास में आर्टिकल अनुच्छेद 11 है, उसके तहत पावर है, अनुच्छेद 11 के तहत पावर है कि पार्लियामेंट किसी भी तरीके का जो कानून, सिटीजनशिप कानून है उसमें बदलाव कर सकती, कोई भी नियम बना सकती, ये हमारे पास में अधिकार है। तो हमने जो किया है वो इनवैलिड नहीं है। चूंकि असम है वो डाइवर्स तो है, पर डाइवर्सिटी कितनी रखनी है उसका भी एक तय सीमा होनी चाहिए, ताकि असम की जो संस्कृति, असम का जो कल्चर है उसे बचाने के लिए धारा 6A है, सेक्शन 6A है, वो जरूरी है, इसलिए उसे अब नहीं हटाया जा सकता। इस प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस प्रकार के जो तर्क दिए जा रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो ये बचाव में बात करेगी, ये बात करेगी चैलेंज। तो ये पूरा आर्टिकल था, वो था असम से रिलेटेड क्या क्या चैलेंज देखने को मिली और क्या बातें चल रही है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल किससे संबंधित है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज है, ठीक है, यादव जी। ये कहाँ गए थे? ये गए थे विश्व हिंदू परिषद की जो सभा थी वहां पर गए थे। इस दौरान क्या किया इन्होंने? इस दौरान इन्होंने जो रिलीजियस होता है ना, रिलीजियस बयान, रिलीजियस भाषण, स्पीच, वो दे दिए। और ये स्पीच थी, ये एक हेटफुल स्पीच थी। तो लोगों का कहना है, देखो सिंपल बात समझो, ये जो यादव जी है ये कौन है? ये एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज है। ये कहाँ गई? ये एक ऐसी सभा में गई जो एक खास धर्म की थी। तो ये एक हिंदू सभा में गई, वहां जाके इन्होंने जो स्पीच दी वो एक हेटफुल स्पीच थी, इस प्रकार का लोगों का कहना है। तो लोगों का कहना है कि ऐसे जज जो अपनी गरिमा को नहीं रख रहे हैं,
जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि एक जज का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो नैतिकता को बनाए रखे, उनकी जो इम्पार्शियलिटी है उनको बनाए रखे, वो इस प्रकार की कोई भी गतिविधि न करे, क्योंकि उनके एक सम्मानीय पद पर बैठे हैं तो इस प्रकार के वो बयान नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार के बयान देने के कारण इनको हटा दिया जाना चाहिए, इनको अपने पद से रिमूव कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की लोगों ने बातें करी, अलग अलग इन पर आर्टिकल लिखे गए, ये सारी बातें हुई और ये सब बातें आपको पता होगी। उसके बाद में क्या हुआ, पार्लियामेंट में इनके खिलाफ इनको रिमूव करने के लिए एक बात छिड़ दी कि इनको रिमूव कर दिया जाना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कैसे किसी जज को रिमूव किया जा सकता है। तो जज के रिमूवल के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिमूविंग जज, जज को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी जज को अगर रिमूव करना है तो हमारे संविधान में 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217, आर्टिकल 124, आर्टिकल 217। आर्टिकल 124 आर्टिकल 124 है, ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए जो प्रावधान है, जो प्रोसीजर है, जो नियम है, वो अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं। और हाई कोर्ट का जो जज है उसको अगर हटाना है तो उसके लिए जो नियम दिए गए हैं वो आर्टिकल 217 में दिए गए। तो एक है आर्टिकल 217, एक है आर्टिकल 124। 124 है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बात करता है और 217 है वो हाई कोर्ट के जज के बारे में बात करता है। तो संविधान में 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने के बारे में बताते हैं। एक है आर्टिकल 124, दूसरा है आर्टिकल 217। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पूरी प्रोसेस को देखेंगे, प्रोसेस है क्या। प्रोसेस के बारे में बात करें तो किसी भी, देखो आराम से समझते अच्छे से, ये है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज, ठीक है, ये है 124, ये है 217। अब इन दोनों में से किसी को हटाना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। कैसे हटा सकता है, इसकी अगर इनके लिए हटाना है तो पार्लियामेंट में जो मेंबर होते हैं, ठीक है, लोकसभा में कितने मेंबर होने चाहिए, लोकसभा के 100 मेंबर, लोकसभा के 100 मेंबर प्लस राज्यसभा की 50 मेंबर। इन मेंबर के द्वारा अनुमति, देखो इनको हटाना है तो आपको पहले अनुमति लेनी होगी। अनुमति के लिए एक अप्रूवल होता है और अप्रूवल पे साइन करवाने, तो कितने जनों के, लोकसभा के 100 जो एमपी होते हैं ना उनके पहले साइन करवा के आओ। राज्यसभा के जो 50 एमपी है उनसे पहले, तो ये ओनली इसलिए जा रहे हम कि वहां जाके साइन करके अप्रूवल लो कि हमें भाई जज को हटाना है। माना कि मेरे को मारना है तो पहले मेरे घर वालों को पूछ के आओ कि मेरे को मारूं ना मारूं, ठीक है। तो पहले मेरे घर को, फिर मेरे चाचा के घर को पूछ के ही पहले मेरे को, तो पहले पूछ के आना है। ये अप्रूवल लिया यहाँ पर, तो ये है अप्रूवल का, ठीक है, अप्रूवल। उसके बाद में अगर इन्होंने अप्रूवल दे दिया, 100 जनों लोकसभा से, 50 जनों ने राज्यसभा से अप्रूवल दे दिया, तो ये मामला कहाँ जाएगा, अप्रूवल के बाद में ये मामला जाएगा कहाँ, ये जाएगा लोकसभा है तो स्पीकर होंगे यहाँ पर, ठीक है, स्पीकर। और राज्यसभा है तो यहाँ पे कौन होंगे, चेयरमैन होंगे। तो लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन। चूंकि राष्ट्रपति, चूंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज है उनको हटाने का जो प्रस्ताव है इसी सदन की किसी भी, संसद के किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आप चाहो तो राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस कर दो, लोकसभा में बाद में, और आप चाहो तो पहले लोकसभा में, राज्यसभा में बाद में, कहीं पे भी आप इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार का प्रोसीजर है। अगर आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको स्पीकर से परमिशन लेनी होगी, और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करते हो तो चेयरमैन से परमिशन लेनी होगी। इन दोनों से अगर मान लो इन दोनों से परमिशन मिल गई, पहले 100 प्लस 50 मेंबर मिल गए, उसके बाद में इन दोनों से भी परमिशन मिल गई, तो ये कहाँ जाएगा, फिर बनेगी एक कमेटी बनेगी, ठीक है। अब ये कमेटी में कौन कौन होंगे, कमेटी में होंगे सुप्रीम कोर्ट के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या सीनियर मोस्ट जज, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या सीनियर मोस्ट जो जज है वो होंगे, जो वरिष्ठ जज है, ठीक है। ये तो है सुप्रीम कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट से ओर से कौन होगा, हाई कोर्ट की ओर से चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की ओर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर इनकी जगह सीनियर मोस्ट जज होंगे। हाई कोर्ट की ओर से कौन होंगे, हाई कोर्ट की ओर से जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के, वो होंगे। उनके अलावा भी एक अन्य जज भी होंगे, अन्य जो जुडिशियल पर्सनल है
तो वो होंगे। तो 3 मेंबर की एक कमेटी होगी, ठीक है। पहले 100 लोकसभा, 50 राज्यसभा। उसके बाद में परमिशन लो किसकी, स्पीकर की या चेयरमैन की, इनकी परमिशन मिल गई। कमेटी के पास में जो कमेटी मेंबर कितने हैं, कमेटी मेंबर 3 हैं। कौन कौन से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और तीसरी जो भी विशेष पर्सन हो जानकारी रखता हो इनके बारे में, ये 3। इन 3 लोगों की जो कमेटी है ये क्या चेक करेगी, जज को हटाने के लिए 2 ग्राउंड होते हैं। कौन कौन से, एक तो मिसबिहेवियर, पहला मिसबिहेवियर, दूसरा होता है अक्षमता इनकेपेबल, ठीक है। 2 चीजें चेक होगी, क्या वो जज है वो मिसबिहेव कर रहा है, उन्होंने मिसबिहेव किया है, या फिर है वो इनकेपेबल है। ये 2 चीजों के 2 ग्राउंड के आधार पर जज को हटाया जा सकता है। तो इस कमेटी के द्वारा ये जो दोनों ग्राउंड है ये चेक किए जाएंगे। अगर ये कमेटी पाती है कि ये जो दोनों ग्राउंड है यानी कि वो मिसबिहेव कर रहा था या असक्षम या दोनों में से कोई एक कर रहा था, तो कमेटी बोल देगी यस इन्होंने मिसबिहेव किया है या ये असक्षम है, इनको हटा दो। तो ये जो प्रस्ताव अब कहाँ जाएगा, अब लोकसभा में या राज्यसभा में। माना कि ये लोकसभा में गया तो लोकसभा में टोटल मेंबर कितने हैं, इसे विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत से पास करना होगा। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, विशेष का मतलब होता है टोटल का 1/2+1, टोटल जितने हैं उनका 1/2+1, और वोट देने वाले प्रेजेंट प्लस वोट देने वाले का 2/3 देना होगा। तो टोटल जैसे माना लोकसभा में कितने हैं, 500 है, तो 500 का 1/2+1 कितना हो गया, 273 हो गया, ठीक है। 545 है तो 273 हो गया, 1/2+1। फिर प्रेजेंट प्लस वोट देने वाले, ये मान लो 500 है प्रेजेंट प्लस वोट देने वाले, तो इनका 2/3 है। यानी कि टोटल कितने जने अभी वोट कर रहे, टोटल तो उसकी संख्या कितनी है, जैसे हमारे लोकसभा में तो टोटल संख्या है 245 की, तो उनका हो जाएगा 1/2+1, 1/2 + 1, 1/2 500 का होता है 250 प्लस 1 कर दो, ये 251, तो ये हो गया टोटल का 1/2+1। फिर है वोट कितने कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं और वहां पे प्रेजेंट कितने, ये तो रहते एक घर में आपके 10 मेंबर है, ठीक है, तो 10 का हो गया 1/2+1, तो 6 हो गया, ये तो मिल गया। अब वहां पर उपस्थित कितने हैं, 10 में से 4 ने बाहर घूम रहे तो वहां पे 6 ही उपस्थित है, तो 6 का 2/3 निकालो, 6 का 2/3 निकालो, उस प्रकार से बहुमत आप साबित कर दो, उसे स्पेशल मेजोरिटी कहा जाता है। और स्पेशल मेजोरिटी से ही सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। फिर ये अगर दोनों सदनों में ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, फाइनली प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है। पहले लोकसभा में 100 मेंबर, राज्यसभा के 50 मेंबर, इन्होंने यस बोल दिया, ठीक है, अप्रूवल दे दिया। फिर स्पीकर और चेयरमैन के पास में जाएगा मोशन, इन्होंने या तो वो यस कर सकते या रिफ्यूज कर सकते हैं। अगर उन्होंने यस कर दिया, 3 मेंबर की एक कमेटी होगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट क्या करेगी, मिसबिहेव करेगी या इनकेपेबिलिटी तय करेगी। वो उनमें मेंबर कौन कौन होंगे, चीफ जस्टिस होंगे या सीनियर मोस्ट जज होंगे, और फिर कौन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, दूसरे कोई जूरिस्ट होंगे। 3 मेंबर की कमेटी है, ये पाती है कि यस ये मिसबिहेव कर रहे थे या इनकेपेबल है, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में फिर क्या होगा, पार्लियामेंट में ईच हाउस में, इसको दोनों हाउस में इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। अगर ये विशेष बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास में जाएगा, फाइनल राष्ट्रपति यस बोलेंगे और ये है वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, उनको हटा दिया जाएगा। इस प्रकार से ही काम चलता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे की गई है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता है। राज्यसभा है, लोकसभा है, 150 कमेटी के पास में 3 मेंबर की ये कमेटी है, इनके पास में कॉपी गई, फिर पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी पारित हो जाए तो फाइनली यस डन, वो हट जाएगा। ये सारी बातें लिखी गई हैं। इस प्रकार से किसी भी जज को हटाया जा सकता है। इसके लिए अधिनियम भी बना हुआ है, जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में महाभियोग की प्रोसेस इसमें दिया गया है। इस एक्ट में महाभियोग का प्रोसेस दिया गया। अभी तक ओनली एक ही जज पर यह प्रोसेस लाया गया था महाभियोग का, ठीक है। ये पहला और एकमात्र मामला था जो कि रामास्वामी पर लाया गया था, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी थे। 1991 में ये लाया गया था इन पर, बट ये पारित नहीं हो पाया था, ये कैंसिल हो गया था, तो इनको हटाया नहीं गया था। ओनली एक बार लाया गया था बट किसी को हटाया नहीं गया था, ठीक है। इनको दुर्व्यवहार पाया गया था इनका, बट ये हटाया नहीं गया था क्योंकि ये बिल पास नहीं हुआ था, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल था, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसको आप जरूर अटेंड करना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश कार्यालय द्वारा ही दिया जा सकता है। अगर हटाना है
तो राष्ट्रपति आदेश देंगे, राष्ट्रपति का जो आदेश है उनके कार्यालय द्वारा दिए, हम फिर भाषण देना होगा, ठीक है। फिर 50% उपस्थित मतदान नहीं, 50 नहीं, इसमें 2/3 होते हैं, तो पहला दूसरा सी सही होगा, ठीक है। एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है जाकिर हुसैन जी के बारे में। जाकिर हुसैन जी जो तबला वादक थे, अभी उनका निधन हो गया है, ठीक है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ठीक है। फिर अब बात करते हैं इनका जो निधन हुआ है ना, वो एक बीमारी की वजह से हुआ है। ये बीमारी क्या थी? आइडियोपैथिक पल्मोनरी फोर्बिसिस, ये बीमारी का नाम था, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फोर्बिसिस। ये आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये बीमारी होती क्या है? देखो, ये एक काफी पुरानी बीमारी होती है, ठीक है, पुरानी बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, ये देखो यहाँ पे देखो, ये पुरानी क्रोनिक डिजीज होती है। इसमें जो हमारे लंग्स, फेफड़े होते हैं ना, फेफड़ों में ही बीमारी हो जाती है। तो ये एक फेफड़ों की बीमारी, लंग्स की बीमारी है। इसमें जो ये हमारे लंग्स होते हैं उसमें निशान बन जाते हैं, इस प्रकार के अलग अलग निशान बन जाते हैं। तो फेफड़ों के जो ऊतक होते हैं उस पर निशान बन जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये आइडियोपैथिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अभी तक इसका जो कारण है, सटीक कारण क्या है वो पता नहीं चला है, इसलिए इसको आइडियोपैथिक कहा जा रहा है। एक फेफड़ों की या लंग्स की बीमारी है। लंग्स पर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के निशान बन जाते हैं। निशान बनने से जो लंग्स होते हैं हमारे काम नहीं कर पाते हैं, काम न करने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आइडियोपैथिक पल्मोनरी डिजीज ये है। कारण अभी पता नहीं है क्या हो जाता है इसमें का, यही हो जाता है हमारे, देखो नॉर्मल ये जो हार्ट होता है, नॉर्मल जो हार्ट होता है, नॉर्मल जो लंग्स होते हैं, हेल्दी लंग्स होते हैं, वहां पर ऑक्सीजन आसानी से प्रवाहित होती है। जो हेल्दी लंग्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन है वो आसानी से फ्लो हो रही है, आसानी से आगे जगह, मतलब आगे जो हमारी जरूरत होती है तो आसानी से ऑक्सीजन वो चलती रहती है। बट अगर किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी हो गई है, अब ये जो बीमारी आईपीएफ बीमारी वो हो गई है, उससे क्या होगा? इससे ये होता है कि जो लंग्स होते हैं वो मोटे हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं। लंग्स हैं वो ऐसे फूल जाते हैं, ये ऐसे, तो वो फूल जाते हैं। अब ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है वो आसानी से हो नहीं पाता है, फूलनेस की वजह से ऑक्सीजन का फ्लो आसानी से हो नहीं पाता है। ऑक्सीजन का फ्लो न हो जाने से क्या होगा? शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और लोगों की मृत्यु हो सकती है। सिम्टम क्या है? सिम्टम यही है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, सूखी खांसी आती है और समय पूरी सांस मिलती नहीं, काफ़ी तकलीफ होती है, जोड़ों में दर्द होता है, थकान महसूस होती है, धीरे धीरे वजन कम होता जाता है, आप अस्वस्थ महसूस करते हो, सांस बिल्कुल नहीं आती है, कमजोरी रहती है, माइंड घूमता है, मतलब कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारे लक्षण है वो आईपीएफ के, ठीक है। ये सारे लक्षण आपको याद रखने की आवश्यकता है। यही लक्षण क्या है? शॉर्टनेस ब्रीथ है, ड्राई कफ है, फिर जो मसल में उनमें अचिंग होगी, पेन होगा, थकावट महसूस होगी, ये सारे इसके सिम्टम है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कौन सी उम्र तक की होती है? ये 50 से ऊपर साल के लोग हैं उनमें ज़्यादा होती है, 60-70 साल के लोगों में ज़्यादा देखी गई है। कैसे हो सकती है? आप धूम्रपान करोगे, ठीक है, उनकी वजह से हो सकती है। लंबे समय तक धूल कक्कड़ वगैरह मिट्टी होती है, उनके चक्कर में आने से, उनके साथ में रहने से भी हो सकती है। महिलाओं की तुलना में ये पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलती है। सामान्य है, पुरुष धूम्रपान भी तो ज़्यादा ही करते हैं ना, तो ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा देखी जाती है। और जीन के कारण भी हो सकती है या आनुवंशिक भी हो सकती है, अगर एक व्यक्ति में है तो आगे ट्रांसफर भी हो सकती है। तो ये पूरे सिम्टम थे। ट्रीटमेंट वैसे कोई इसका इलाज अभी तक है नहीं, कुछ है दवाइयाँ हैं, उनकी मदद जो फेफड़े हैं वो लंबे समय तक काम करे और लंबे समय तक जिंदा रह सकता है, बट इसका पूर्णतः कोई इलाज नहीं है। जो गति है ना लंग्स की फेल होने की गति, उसे स्लो किया जा सकता है। ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है ताकि जो भी ऑक्सीजन है उनकी पूर्ति होती रहे, और व्यायाम वगैरह भी करवाया जा सकता है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। तो ये पूरा आर्टिकल था आईपीएफ के बारे में, जो किसी जाकिर हुसैन जी को हुआ था, जिनके कारण इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो शॉर्ट न्यूज में है, ये है मिल्कवीड फाइबर। मिल्कवीड फाइबर क्या होता है? मिल्कवीड फाइबर, ये जो पेड़ होते हैं ना, कौन से पेड़ है? मिल्कवीड पेड़, मिल्कवीड प्लांट होता है, उसके बीज से निकलता है फाइबर। तो ये एक प्रकार का फाइबर है। ये पेड़ होता है मिल्कवीड पेड़, उसके बीजों से निकलता है। ये जो पेड़ है ना मिल्कवीड, ये ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका वहाँ पर देखा जाता है, और ये वहाँ का इंडिजियस प्लांट है, ये वहीं पर पाया जाता है। उसके अलावा कुछ और जगह देखा जाता है। मूल पौधा कहाँ का है? मूल पौधा है वो अमेरिका का है, ठीक है। भारत में कहाँ देखा जाता है? भारत में ये राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु में देखा जाता है। ये जो पौधा होता है इसमें
जो फाइबर प्राप्त होता है, इसके कारण अगर वाटर पानी में जाना है तो वहां पर आपको सुरक्षित रहने की जरूरत है, जैकेट की आवश्यकता होती है, बेल्ट की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के जो भी सामग्री बनती है उसमें मिल्कवीड फाइबर होता है, उसका उपयोग होता है। तो मिल्कवीड एक पेड़ से प्राप्त होने वाला फाइबर है, ठीक है। कई सारे उपकरण इससे बनते हैं। ये जो अमेरिका का मूल पौधा है, अमेरिका का इंडिजियस प्लांट है, भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान में देखने को मिलता है। तो ये था पूरा आर्टिकल मिल्कवीड फाइबर के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल के बारे में बात करें, किसान कवच से रिलेटेड है। क्या आर्टिकल है, क्यों है ये न्यूज में? तो हमारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उनके द्वारा जो कीटनाशक होते हैं ना, किसान होते हैं वो कीटनाशकों को छिड़कते हैं, तो वो छिड़कते हैं तो उनके संपर्क में आ जाते हैं, जिसकी वजह से किसानों को भी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा एक किसान कवच नाम का एक सूट तैयार किया गया है। इसके कारण जो किसान होते हैं वो अपनी जान बचा सकते हैं, जो कीटनारोधी होते हैं, कीटनाशक होते हैं, उनके संपर्क में आने से बच सकते हैं। तो किसानों को कीटनाशकों के संपर्क में बचाने के लिए किसान कवच बनाया गया है। किसान का मतलब फॉर्मर, कवच मतलब उनकी रक्षा करने वाला। तो किसने बनाया? बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया। तो ये आर्टिकल था किसान कवच से रिलेटेड। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो शरद के बारे में। शरद क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है, उनके द्वारा ये शरद डेवलप किया गया है। शरद क्या है? शरद एक प्रकार का उपकरण है, ये खोज और बचाव सहायता उपकरण है, उसमें काम करता है। ये क्या करता है? कोई भी हमारा जो व्यक्ति है वो कहाँ जा रहे हैं, वो समुद्र में जाते हैं, गोताखोरी करते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं, तो वहां गुम जाते हैं, तो उनका पता लगाने के लिए शरद का उपयोग किया जाता है। शरद एंड रेस्क्यू में इसका उपयोग किया जाता है। तो शरद और रेस्क्यू में इसका उपयोग किया जाता है, काफी हेल्पफुल है। मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह से कनेक्ट किया जा सकता है, तो अगर कोई खो जाता है उसे वापस प्राप्त करने में, वापस ढूंढने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है? वो प्लेस एंड न्यूज से संबंधित है। ये ब्राजील, लोकेशन देख लो, ब्राजील के बारे में हम कल परसों देखे थे। तो ये कौन सा देश है? ये पेरू है, ठीक है, ये रहा पेरू, ये बाउंड्री है। कौन कौन से देशों से बाउंड्री लगती है? चिल्ली, पेरू नीचे आ गया, चिल्ली आ गया, ठीक है, चिल्ले, इधर आ गया बोलिविया, इधर ब्राजील, ऊपर कौन सा आ गया? कोलंबिया आ गया, इधर कौन सा आ गया? इक्वाडोर आ गया। तो ये मैप आपको जरूर याद होने चाहिए, मैप यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलिविया और चिल्ले, इनसे बाउंड्री लगती है। ये रही अमेजोन रिवर, ये फ्लो होती है किसमें? लीमा इसकी कैपिटल है, ठीक है। किसकी कैपिटल है? लीमा, पेरू की कैपिटल है। पेरू लीमा, पेरू लीमा, बस याद करो, याद हो जाएगा। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। ये जो है गोवा लिबरेशन डे, 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। गोवा को विजय, ऑपरेशन विजय, कौन से ऑपरेशन के तहत? 1961 में। पहले क्या था? गोवा पर पोर्चुगिस्तान, पुर्तगाल, उसका राज था। भारत पर देखो किसका राज था? ब्रिटिश का था। हमारी जो पुडुचेरी है वहां पर फ्रांस का राज था, और जो गोवा है, दमन दीव है, यहाँ पर पुर्तगाल का शासन था। तो बाकी सब तो छोड़ के चले गए, पर पुर्तगाल है वो छोड़ने को तैयार नहीं था। भारत की सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। ऑपरेशन विजय के बाद में गोवा से जो पोर्चुगीज थे उनको भगाया गया और गोवा को भारत में ले लिया गया, भारत में मिला दिया गया। 1961 में ये मिलाया गया था 19 दिसंबर को। तो उसके बाद में गोवा लिबरेशन दिवस है वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कब हुआ था ये ऑपरेशन विजय? 1961 में हुआ था। तो गोवा लिबरेशन दिन को आप याद रखना। गोवा का महत्व भी आप याद रखना। ये है साउथ गोवा, ये नॉर्थ गोवा है, पणजी इसकी कैपिटल है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर भी है। कौन कौन सी यहाँ पे रिवर फ्लो होती है? रिवर के बारे में बात करें तो ये देखो, ये रिवर, ये जुआरी है, मंडूवी है, ये कुछ मांडवी है, इंपॉर्टेंट रिवर है। यहाँ पे डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पे महिंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर यहाँ पे है ना भगवान महावीर, ये भी सेंचुरी है। मोलेम नेशनल पार्क है। तो ये गोवा की कुछ विशेषता, कुछ फीचर आपको पता होने चाहिए। इस डिस्कशन में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।